वो कहते हैं आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी और क्लासेस भी करनी है। सर ये दोनों कैसे होगा? उन्होंने ना तो मेरी क्लासेस कंप्लीट करवाई, ऊपर से कोविड आया तो उन्होंने ना मुझे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करी, उन्होंने मेरे सारे पैसे भी ले लिए और क्लासेस प्रोवाइड नहीं करी। उन्होंने बोला कि कोई जो स्पाइनल कोड होती है उसमें इंजरी हो गई थी मेरी, जिससे जो सिग्नल होते हैं जो फिंगर्स के अंदर, हैंड्स के, वो आने बंद हो गए थे। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। जो मैंने मिशन स्टार्ट किया था सीए डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उसमें से एक स्टूडेंट जिन्होंने हमसे क्लासेस भी ली थी, लर्न्स अप जब मैंने स्टार्ट किया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो प्लीज़ वेलकम शिवम नागपाल। मैंने अभी उनको जूम सेशन में एडमिट करा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन, क्योंकि हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो शिवम, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी ऑडियंस के बीच में, और मैं बता चुका हूँ कि आपने सीए डायरेक्ट एंट्री से फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स को क्लियर करा है। और अब ये जो शो है वो आप ही का है, क्योंकि आपकी जर्नी सब लोग जानना चाहते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ है, क्योंकि आज तक मैं भी किसी से नहीं मिला जिन्होंने जो है डायरेक्ट एंट्री से सीए करी हो, बट आपने ये चमत्कार कर कर दिखाया है। तो शिवम, वेलकम टू द शो। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड ओवर टू यू नाउ। प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। थैंक यू सर। सो सर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने सीए कोर्स ज्वाइन किया क्यों। सो बिल्कुल। सर पहले मैंने कई जब मैं बीकॉम कर रहा तो मैं अपने फाइनल ईयर में था, मैंने साथों के बिजनेस में ट्राई किए थे कि मेरा फादर का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कि एलईडी वगैरह रिपेयरिंग, लैपटॉप वगैरह का। तो मैंने उसका काम भी कई सीखा वगैरह, तो मैंने वो काम ट्राई किया। तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे उस बिजनेस के अंदर, तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने कैटरिंग का बिजनेस भी ट्राई किया, जैसे कि वो फूड कैटरिंग होती है। तो मैंने हम्म। कई इवेंट ऑर्गेनाइज करे, बड़े बड़े इवेंट मैंने 2-3 पार्टी जो मैंने ऑर्गेनाइज करी। उसमें क्या था कि रात को जागना पड़ता है, जैसे कि पार्टीज वगैरह के अंदर, तो मुझसे वो रात को जागा नहीं जाता था, तो मुझे वो भी फिर छोड़ना पड़ा। तो मेरा कुछ मन था कि मैं कुछ अच्छा खुद का बिजनेस करूं, मतलब आगे कुछ बड़ा करूं लाइफ के अंदर, जैसे कि। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं गया था एक बार, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। बट वो पढ़ रहे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो एसएससी की तैयारी करे होते हैं, जैसे उसमें कुछ मुझे काम का लगा नहीं। तो बेसिक जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना एसएससी, छोटे जो एसएस हम्म। पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते होते हैं, वो ऐसी चीजें पढ़ते होते हैं। हाँ हाँ। मुझे कुछ लर्निंग वगैरह नहीं मिल रही थी उसके अंदर। तो मुझे कुछ नॉलेज लेनी थी, मतलब जैसे कि, तो मुझे लगा एडवाइस करा किसी फैमिली में किसी ने कि सीए कोर्स सही रहेगा आपके लिए। तो मैंने इसमें देखा कि हम ऐसे कि हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद की, और हम बिजनेस भी कर सकते हैं कि हमें सारी हम्म। नॉलेज मिल जाती है बिजनेस वगैरह की, हम जॉब के लिए जा सकते हैं। तो हमारे सारे फील्ड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं हमारे लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसके बाद एक हमारी डिग्री आ जाती है तो हम स्टैंड हम्म। भी हो जाते हैं एक तरीके। तो मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा कोर्स भी है, लोगों को लगता भी है। तो जब मैं स्कूल वगैरह में था, बीकॉम में था जैसे कि, तो कई बच्चे गए भी थे इस कोर्स को करने के लिए, और वो पहली बार में फेल होकर के आए थे, मतलब तो छोड़ के अच्छा, आ गए थे पहली बार में फेल होकर के। समझ सकता हूँ। तो सी कोर्स मैंने फिर तभी मैंने ज्वाइन किया इसको। तो स्टार्टिंग में मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, पहले तो कौन मैंने कौन से जो साल की आईटीओ बात से है? ज्वाइन 2019 में। तो वैसे मैं बीकॉम का एग्जाम दे चुका था, और मेरी बस जो थे ना, जैसे कि हमें पहले रजिस्टर करना होता है 9 मंथ से पहले। तो उस टाइम जब हमको पहले जो आईटीओ में ट्रेनिंग होती है, उसको हमने कंप्लीट करना होता है। हम्म। तो जो मेरा उस टाइम टाइम था वो काफी कम रह गया था, जैसे कि, तो मेरे जब 9 मंथ स्टार्ट होने वाले थे, जब जून का मंथ था, जैसे कि शायद जून का मंथ था, तो मुझे पहले तो आईटीओसी है वो मुझे कंप्लीट करनी थी। सो वो आसपास मुझे मिल नहीं रही थी। तो एक तो आईटी की ट्रेनिंग है वो तो मैंने रोहतक से करी, वैसे मैं हिसार सिटी से हूँ, हरियाणा से। तो मेरी आईटी ट्रेनिंग है वो तो मैंने रोहतक से करी, और आसपास मुझे वही मिल रही थी। बट जो ओरिएंटेशन कोर्स था, सो वो उसकी कोई सीट्स आसपास कोई भी खाली नहीं थी, जिससे कि जो मेरे 6 मंथ थे वो वेस्ट हो सकते थे। तो मैं, जो बच्चे भी देख रहे हैं ट्रैक एंट्री वाले, उसको मैं एडवाइस करना चाहूंगा उनको मैं, कि जो ऐसे आपके आसपास जो ऑफिस है ना, मतलब जो भी ब्रांचेज वगैरह हैं, तो वहाँ के चेयरमैन वगैरह होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए सीट अरेंज कर सकते हैं, या अगर वहाँ पर कोई सीट वगैरह नहीं है, वैसे आपके 6 मंथ खराब सकते हैं। तो कोई और ऐसा बच्चा है कि जो डायरेक्ट एंट्री से नहीं है। सर अभी अगेन साउंड आई थे बीच में हाँ से, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ये शायद देखो। कोई मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह। हाँ, तो उसे आप प्लीज़ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए, उससे बेटर हो जाएगा। तो आपके वहाँ पे जो ब्रांच वगैरह होती है, इसके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं ना, जैसे, तो उनसे आप कांटेक्ट करोगे तो ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री से नहीं है, बाकी हम्म। उनको तो वो कभी भी कर सकते हैं, अपनी जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपकी जो सीट अरेंज करवा देंगे, जिससे आपके 6 मंथ बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसके उन्होंने बाद मेरी क्या सीट हुआ? अरेंज करवा दी। तो जो चेयरमैन सर से मिला, तो मेरी उनसे मतलब जान पहचान भी हो गई थी काफी। तो उसके बाद हमने स्टार्ट करनी थी, जैसे कि मेरी आर्टिकलशिप वगैरह है। तो पहले तो जब मैं कोचिंग सेंटर वाले से मिला, तो वहां मैंने मैंने बहुत ग्रुप की क्लास में ज्वाइन कर ली थी। मैं सोचा कि बहुत ग्रुप करेंगे और रैंक लेके आएंगे इंटरमीडिएट के अंदर। सो उन्होंने सारी पेमेंट मेरी एडवांस वगैरह ले ली, जैसे कि जो पेमेंट थी उन्हें जो क्लास लेते हैं, और उनका क्या रूल था कि वो सारी क्लास
उनको वहीं से करनी पड़ेगी जहाँ से आप वो कर रहे हो, मतलब एक कोचिंग ले रहे हो, सारी कल से आपको वहीं से करनी पड़ेगी। तो सारी पेमेंट मैंने वहाँ पे कर दी। और स्टार्टिंग में उन्होंने मुझको बोला कि सर, उनको बोला कि मैं क्लासेस करनी है, तो वो कहते हैं आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी और क्लासेस भी करनी है, सर ये दोनों कैसे होगा? हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डमी कर लीजिए 9 मंथ्स के लिए। सो तब हम पता चला कि डमी का मतलब क्या होता है, कि हम आर्टिकलशिप उसमें लिखवा रहे हैं, बस कर नहीं रहे ऐसे। तो फिर मैंने और एडवाइस ली, जो हमारे सीनियर वगैरह थे जो आसपास हमारे घर के पास से रहते थे, जिन्होंने मुझे कोर्स करने के लिए एडवाइस किया था। उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और आईसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत भी है। तो किसी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, और साथ में प्रैक्टिकल जो स्टडी है उसको करना चाहिए। जैसे कि आप यूँ कर सकते हैं कि आप 1-2 आवर्स उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको मतलब जल्दी लीव दे देंगे ऑफिस से, तो आप क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में उस टाइम मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, थोड़ा डर भी लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में। अभी सारे बच्चे डरते भी हैं पहली बार की कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ जैसे, तो टीचर दूर बैठा है और हम यहाँ इतनी दूर बैठे हैं। सो क्लासेस मैंने ऑफलाइन स्टार्ट करी पहले, और फिर मेरी जान पहचान हो गई थी ब्रांच के चेयरमैन के साथ। तो उनकी काफी अच्छी फर्म है, काफी ज्यादा काम भी था वहाँ पर। और 4-5 सी वहाँ पर जॉब भी कर रहे थे, और 5-7 आर्टिकल्स थे, और वर्कर्स तो बहुत सारे थे वहाँ पर, 10-15 वर्कर्स भी थे। काफी अच्छी उनकी थी जो प्रैक्टिस, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। सो मेरी क्लासेस साथ में चल रही थी, सुबह मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, फिर देन ऑफिस, देन इवनिंग में क्लास होती थी, देन फिर मैं घर चल जाता था। सो तभी तभी फिर उसमें कोविड आ गया, और जो क्लासेस वगैरह में चल रही थी, उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे हमें हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो मेरे 9 मंथ्स के बाद एग्जाम थे, उससे पहले हमको 2-3 मंथ्स का सेल्फ स्टडी का पीरियड चाहिए होता है। उन्होंने ना तो मेरी क्लासेस कंप्लीट करवाई, ऊपर से कोविड आया तो उन्होंने ना मुझे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करी। उन्होंने मेरे सारे पैसे भी ले लिए और क्लासेस प्रोवाइड नहीं करी। हम्म। उस टाइम मुझे फिर काफी डिफिकल्टी आई, तो मैं आपसे मिला। तो मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, तो आपने मुझे जो ग्रुप वन प्रोवाइड किया 10,000 रुपीज में, आपने पूरा ग्रुप वन मुझे पढ़ाया, प्लस जो सेकंड ग्रुप का हमारा जो ऑडिट सब्जेक्ट है वो मैंने आपसे पढ़ा था। तो वही मैंने सारी क्लासेस ऑनलाइन कंप्लीट करी घर बैठे। और एग्जाम फिर वो मई वाले एग्जाम थे, वो कैंसिल होकर एग्जाम हुए हमारे नवंबर के अंदर। तो नवंबर में मैंने एग्जाम्स दिए, उसमें भी काफी बर्डन हो रहा था कि बार बार जो नोटिफिकेशन आ रही थी आईसीआई की, 1 मंथ फिर बाद में एक आगे हो गया था, और हमें पता भी नहीं था एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो पहले तो मैं सोचा कि मैं बहुत ग्रुप दूंगा। फिर मैंने सोचा कि आपने बोला मुझे आप पहले एक ग्रुप फोकस कीजिए, एक ग्रुप क्लियर कीजिए, तो मैंने एक ग्रुप पे प्रिपरेशन करी। तो एक ग्रुप में मैंने उस टाइम मैंने क्लियर कर लिया, मुझे पक्का विश्वास था कि मैं इसको क्लियर कर ही लूंगा, मतलब जब मैंने एग्जाम दिए थे तभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम देने के 2-3 दिन बाद ही मेरे जो हैंड्स थे वो पैरालाइज हो गए। कोई प्रॉब्लम हो गई थी मेरे ब्रेन में, जैसे कोई इंजरी हो गई थी। सो फिर मैं एडमिट भी रहा 1 मंथ के लिए वहीं सिटी के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर, बड़े हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने बोला कि कोई जो स्पाइनल कोड होती है उसमें इंजरी हो गई थी मेरी, जिससे जो सिग्नल होते हैं जो फिंगर्स के अंदर, हैंड्स के, वो आने बंद हो गए थे। सो ट्रीटमेंट चलता रहा 1 मंथ तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे वर्क हैंड जो वर्क करने स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने स्टडी मेरी स्टार्ट करी आगे, जैसे कि इतने मैंने जो जो ऑफिस से मैंने लीव्स वगैरह ले ली थी जैसे। सो फिर मैंने ग्रुप टू की स्टडी स्टार्ट कर ली। वो फिर मैंने देखा कि अब तो ऑनलाइन का ही फायदा है, क्योंकि हम जब ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो जैसे कि 1 आवर तो जाने में लगता है, 1 आवर आने में लगता है, और थकान लग से हो जाती है हमारे को। तो 3 आवर्स हमारे यूं वेस्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा हम कोई भी ऑनलाइन जो भी हम कोर्सेज करते हैं तो सारे घर बैठे कर ले, तो काफी टाइम सेव होता है। और जो ऑनलाइन हम अगर कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो ऐसा फैकल्टी जो मुझे काफी दूर बैठा है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब घर बैठे ही। तो अब इसमें इसमें शिवम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, ये ना कौन से पीरियड की बात है, कौन सा टाइम पीरियड है, वो भी हमें आप बताइएगा। जो मेरे एग्जाम्स हुए थे वो नवंबर 2020 के अंदर हुए थे, जो मेरे ग्रुप वन के हुए थे। देन जैन मंथ में मैं हॉस्टल में एडमिट रहा था, जैन मंथ में फिर मैं उसके बाद ठीक हो गया जैसे कि। फिर मेरी साथ में जो आर्टिकलशिप थी वो चल रही थी वर्क फ्रॉम होम। सो साथ साथ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और जो मेरी प्रिपरेशन थी मैंने ग्रुप पे भी स्टार्ट कर ली। एक सब्जेक्ट तो पहले मैं पढ़ चुका था आपका जो ऑडिट का, तो आपसे ही वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, मतलब जब मेरा ग्रुप वन दिया था तो मैंने पहले उसमें जो टाइम मेरा एक्स्ट्रा था ना जैसे, हम्म। मैंने वो तभी कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने ग्रुप टू प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, जो क्लासेस मैंने थी मैंने ऑनलाइन बाई कर ली सारी जो भी थी, 3 सब्जेक्ट। तो उनको कंप्लीट करा, तो हमारे एग्जाम थे मई में, वो भी अगेन कैंसिल हुए, कोविड अगेन आ गया था, तो वो एग्जाम्स हुए हमारे जुलाई के अंदर। जुलाई में, यस, जुलाई में एग्जाम हुए शायद, हाँ। सो तब उसके बाद शायद 20 जुलाई को जो हमारे एग्जाम थे ग्रुप टू के वो खत्म हो चुके थे। सो मेरी आर्टिकल स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त से 2019 से। जो मेरा ट्रांसफर था मैं पहले ले चुका था, 1 साल पहले ही, 2020 में ले चुका था मैं।
तो मैं हम्म। उस टाइम आर्टिकलशिप कहीं और कर रहा था। 2020 में जो मेरा जुलाई मंथ था, 20 जुलाई को मैंने जब वहाँ पे क्या था, उस एरिया में कोविड फैल रहा था जैसे काफी ज्यादा। जो लोग ट्रैवल करते थे बस वगैरह के अंदर, कोई भी मास्क नहीं पहनता था। और वहाँ पर जो आते थे अकाउंटेंट वगैरह, वो भी काफी अलग सिटी से आते थे, आसपास की सिटीज वगैरह हैं, वो भी पास में आके बैठते थे, डाटा वगैरह वो लेके आते थे दिल्ली वगैरह के अंदर। तो उस टाइम फिर रिस्क भी रहता काफी। तो मैंने उनसे डिस्कस करा, सर यहाँ तो फिर प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप ट्रांसफर ले लीजिए जैसे ही। तो स्टाइपेंड तो देते नहीं कोई भी। मैंने आसपास पहले मैंने ट्राई भी किया, जब मैंने आर्टिकल ज्वाइन करी थी ना, तो मैं 2-3 दिन में ट्रायल भी लेके आया था। सभी मना कर रहे थे कि स्टाइपेंड कोई भी पे नहीं करता। आईसीआई ने बोला तो है मिनिमम 2000 रुपीज, वो भी हम्म। डबल करने की बात कर रहे हो। तो आसपास जो छोटी फर्म है वो देते ही नहीं वैसे ही। सो उन्होंने फिर, उनको मैंने कैश पे किया, उन्होंने चेक के थ्रू पेमेंट करी हो, तो उसके थ्रू हमने जो हमारा जो है उसमें शो किया कि मैंने मुझे स्टाइपेंड मिला है। मैंने वहाँ पर ट्रांसफर ले लिया था। तो उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप मैंने अलग से उसी सिटी में करी थी। बट जो सीए थे ना, वो मेरी सिटी से थे, तो ट्रैवल करते थे जब वो, उनके साथ मैं ट्रैवल करता था उनकी गाड़ी में ही। तो कई क्लाइंट्स से मिला उस टाइम। तो मैं देखता कि वो कैसे क्लाइंट क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, और कैसे वो क्लाइंट्स को रिप्लाई करते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो मुझे गाड़ी में जैसे हम ट्रैवल करते थे, तो अपनी पूरी जर्नी शेयर करते थे, वो सीए कैसे बने, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी थी। तो काफी कुछ सीखने को मिला। और छोटी फर्म में क्या होता है कि हमें हर फील्ड का काम सीखने को मिलता है, जैसे कि टैक्स भी हो गया, ऑडिट का भी हो गया। मैंने जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग होती है लॉ वाली, वो फाइलिंग भी करी हुई है, और जीएसटी का काम भी काफी करा हुआ है मैंने। बट आपने उनको बोलना चाहिए कि जैसे कि एक काम आप सीख लेते हैं, तो हम आप उनको बोलो कि हमें और काम सीखना है, अब मुझे और बस ये हो गया, उसके बाद टैक्स का करना है, उसके बाद जीएसटी का करना है। और सिखाते हैं वो कोई कोई नहीं सिखाता। आपको जो आपने सीखा है आर्टिकलशिप के अंदर, जो आपने जो स्टडी करा है, वही आपने उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। आप कुछ गलत करोगे तो खुद आपको आगे एडवाइस करेंगे, उनका जो काम है वो खराब होएगा वरना। तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि क्योंकि उन्हें उन्हें थोड़ा बहुत हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है कि आपको खुद से जो है ट्राई करना चाहिए, और गड़बड़ होगी तो बताएंगे, डांटेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वही पॉइंट होता है जहाँ पर आप सीख सकते हैं, अगली बार आप गलती नहीं करेंगे। और ये सोचेंगे भी कि यार जो मैंने काम किया उसमें गलतियों के चांसेस कहाँ हो सकते हैं, तो मैं उसे पहले करेक्ट कर लेता हूँ। या अपने किसी सीनियर से क्वेश्चन जाकर पूछ लेता हूँ कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो जब ऐसे आप करते हैं तब आपकी जो है लर्निंग ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक फर्म है जहाँ पर कि प्रोफेशनली काम किया जाता है, और उन्हें भी पैसे कमाने हैं, तो डेफिनेटली दे नीड पीपल। तो वहां पर आप ऐसे ही जो है धक्के खाकर जो है काम सीख सकते हैं। हाँ शिवम, प्लीज कंटिन्यू योर जर्नी। फिर क्या हुआ, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। जो वहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, आप ऐसे ऐसी फर्म को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे 5-7 आर्टिकल्स पहले से हो। वो आपके सीनियर होंगे ना, तो वो भी आपको सिखा हेल्प कर देते हैं साथ साथ जैसे कि। तो उनसे अब मैंने आर्टिकल से भी सीखा, और खुद अपना जो खुद से भी सीखा, वो तो कम ही सिखाते हैं जैसे कि। तो काम आ जाता है हमें, जैसे कि जो वैसे पीरियड का जो पीरियड है वो काफी लंबा पीरियड है। काम तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो अब आगे जो आर्टिकलशिप है वो 2 इयर्स की हो रही है, जैसे कि वो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है आईसीआई ने। तो बाकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मैंने सोचा था कि लास्ट में करने का, बट स्टडी मुझे साथ में करनी थी, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो मुझे दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अगर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाता, मुझे अपना एग्जाम है वो डिले करना पड़ता। तो ये मेरी आर्टिकलशिप जर्नी रही। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरे ग्रुप के एग्जाम हुए थे जुलाई 21 के अंदर। सो इसका रिजल्ट आया था सितंबर 21 के अंदर। सो देन मेरा 2.5 ईयर कंप्लीट होते थे आर्टिकलशिप के, वो मेरे होते थे मई 2022 के अंदर। सो सितंबर से लेकर आगे मई तक ये 4-5 मंथ्स का पीरियड बनता था। तो इसमें प्रिपेयर करना फाइनल को वो काफी डिफिकल्ट था सर मेरे लिए। सो मैं चाहता भी था कि मैं इंटर में मैं बहुत ग्रुप नहीं दे पाया, तो अगर मैं इंटर में बहुत ग्रुप देता तो शायद मेरी रैंक आ भी जाती, क्योंकि जो मेरा ग्रुप था 2 था, उसमें मेरे सब सारे सब्जेक्ट मेरी एग्जामिशन आई थी जैसे कि। काफी अच्छा स्कोर किया था मैंने। सो साथ साथ जो जो मैं था स्टॉक मार्केट का वो भी सीख रहा था, मैं नॉलेज ले रहा था। तो ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, उनको ऐसे मौका नहीं मिल पाता कि ऑफिस में अच्छा काम सीखने को नहीं मिल रहा उन्हें, बड़ी फर्म नहीं मिली। और बड़ी फर्म जाते भी हैं, ऐसे बिग फोर्स हैं, तो कितने बच्चों को हायर कर लेगी, वहां भी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। तो अल्टीमेटली जो अच्छे बच्चे हैं, बाकी को जो बाकी फर्म है उनमें काम करना पड़ता है। सभी को तो वहाँ पे काम नहीं मिलता, बिग फोर के अंदर आर्टिकलशिप नहीं मिलती, तो उनको बाकी फर्म में करना पड़ता है। तो आप जो अपनी फर्म में काम कर रहे हैं, जहाँ आप सीख रहे हैं, अपना पूरा जोर लगाइए। तो अपने नॉलेज अपने छोटे वाला आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। एंड साथ साथ आपने क्या करना है कि जो और कोर्सेज हैं, जैसे आप एक्सेल कोर्सेज कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो मतलब और भी जो कोर्सेज हैं साथ में वो ट्राई करते रहिए, तो अपनी स्किल्स हैं आप उनको इम्प्रूव करते रहिए। तो मैं मेरा इंटरेस्ट बन रहा स्टॉक मार्केट का जैसे कि। तो स्टॉक मार्केट मैंने कई कोर्सेज करे, और अभी मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे कोर्स कर रहा हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ जैसे कि मैं। तो अपनी स्किल पे वर्क करते रहिए, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हैं।
अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, अच्छी आर्टिकलशिप नहीं मिली आपको, आप स्किल पे वर्क करोगे करोगे तो आप सबके बैलेंस में आ जाओगे। प्लस अपनी आप स्टडी फोकस कीजिए, आप जो सीए फाइनल के बहुत कुछ दीजिए, आप रैंक लाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप रैंक पे ले आते हो तो आपकी जो आर्टिकलशिप आपने छोटी फर्म से करी है वो इतनी काउंट नहीं होगी, तो बैलेंस हो जाएगा, आप सबके बैलेंस में आ जाओगे जैसे कि। तो ये अच्छी एडवाइस है जो ऐसे बच्चे डायरेक्ट एंट्री से कर रहे हैं उनके लिए। राइट। और उसके बाद जब आपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन शुरू करी तो वो कैसी जर्नी रही थी आपने, क्योंकि आप पिछला मई 22 तो आप नहीं दे पाए थे। सो हाउ यू प्रोसीडेड विद द प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल? अभी जो लीव्स थी मैं पहले ले चुका था, मैंने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, मैंने तब लीव्स ली थी, ग्रुप 2 ग्रुप 1 के लिए तब मैं 2 बार जो एग्जाम थे वो डिले हो चुके थे, तो उसमें 2 बार लीव्स ले चुका था। ग्रुप 2 के लिए लीव्स ली, एंड जब मैं मेरे हैंड प्रॉब्लम हुई तो मैंने लीव्स ली। उन्होंने फाइनल के लिए से मुझे मना ही कर दिया था कि अब लीव्स नहीं मिलेगी फाइनल के अंदर आपको। तो मेरे पास टाइम था क्योंकि जो मेरे आर्टिकलशिप एंड थी वो थी जुलाई 31 को। उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ में जो प्रिपरेशन के लिए मेरे पास थे, एंड बाकी जो पेड था वो मेरे पास क्लासेस के लिए था। तो अगेन ऑफलाइन क्लास के लिए मैं नहीं गया, मुझे क्लासेस तो ऑनलाइन ही करनी थी जैसे कि। सो क्लासेस मैंने जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ऑडिट का हो गया, लॉ हो गया, इको लॉ हो गया, उसमें भी ऑप्शन रहते हैं हमारे पास 6 सब्जेक्ट लेने की कि जो हमारा इलेक्टिव एग्जाम है कौन कौन से हमको लेने हैं। तो मैंने चूज किया जो इको लॉ सबसे आसान था, उसमें से मैंने रिसर्च करी कि कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, तो कौन सा एग्जाम स्कोरिंग है। इसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट अकॉर्डिंग लेते हैं, खाली इसमें इंटरेस्ट नहीं देखना कि कौन सा स्कोरिंग, हमें ये भी देखना है कि वही सब्जेक्ट आज मैं सीए बनाऊं शायद उसी सब्जेक्ट की वजह से बनाऊं, अगर मेरा सब्जेक्ट में नहीं लेता उससे मेरा जो मार्क्स काफी डाउन चल जाते हैं, तो शायद मेरा ग्रुप 2 है वो क्लियर नहीं होता कंप्लीट। सो मेरा काफी अच्छा डिसीजन रहा इको लॉ सब्जेक्ट को चूज करने का, क्योंकि उसमें क्या है कि 4 तो चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर वो हमारे सेम जो ग्रुप 1 में पेपर है ना, पेपर नंबर 4 लॉ का, उस चैप्टर बिल्कुल सेम है, तो काफी कम टाइम लगता है उसको प्रिपेयर करने में। बाकी हम जो 7 हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। तो लॉ की एंड इको लॉ की एंड आईडीटी की ये मैंने सॉल्व करे थे, बाकी की मैंने क्लासेस ली थी। तो इसमें क्या रहता है कि जिन बच्चों के पास टाइम कम रहता है तो वो फोकस करें कि एक क्या होता है कि बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं बुक्स खोल के, तो सारा कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं। हमने पूरे फोकस नहीं करना, हमने देखना है कि ए कैटेगरी कौन सा है, बी कैटेगरी कौन सा है, जो पास्ट ट्रेंड है ना उनको एनालाइज एनालाइज करना है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। एक चैप्टर बहुत वास्ट भी है और एग्जाम में शायद ना के बराबर आता है, और हम उसको खोल के बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करी थी, तो स्टार्टिंग मुझे पता था नहीं कि ऐसे करना है हमारे को, तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करी। फिर मैंने वीडियो वगैरह देखता था, रिसर्च वगैरह करी, तो उस टाइम मैंने अपने आप को चेंज करा, मतलब मैंने एक्शन लिया कि नहीं, मैंने पहले ए फोकस करना है, ए कैटेगरी करना है, फिर बी करना है, फिर बी सी देना देना मेरा हो पाए, मतलब लास्ट तक। सी कैटेगरी तो मोस्टली रह ही जाता है हमारा। ए भी मैंने पक्का किया, जो चैप्टर पक्के जो 80 मार्क्स 90 मार्क्स एग्जाम में आता है उनमें पूरा फोकस किया। और क्या करना है कि आपने सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है मैं इसको फालतू पढ़ लेता हूँ, ये मेरा फेवरेट नहीं, इसको मैं कम पढ़ लेता हूँ। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में हमको 40 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, 40 मार्क्स हमको हर सब्जेक्ट में चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट को हमको बैलेंस करके चलना है, हर सब्जेक्ट स्टडी को बैलेंस करना है, चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। तो ऐसे मेरी प्रिपरेशन चली। बीच बीच में होता भी था कि मैं ग्रुप 1 दे दूंगा, कि मम्मी मेरे को बोलती थी मेरी कि तू ग्रुप 1 कर ले, तो बर्डन हो रही है, क्योंकि जब बहुत ग्रुप करते हैं तो बर्डन तो हमारे पास हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि काम की स्टडी की। और मेनली प्रॉब्लम तब होती है जब हम एग्जाम देते हैं कि लगातार हमें 1 डे की लीव मिलती है और हमें 16 डे तक लगातार स्टडी करनी पड़ती है जैसे कि। तो जो मेरी एमसीएस थी वो मैंने ऑनलाइन करी थी, जो हमारी एक ट्रेनिंग होती है तो एमसीएस वाली, वो अमृतसर से करी थी मैंने ऑनलाइन। उस टाइम भी कोविड चल रहा था, वो मेरी हुई थी जैन 2022 के अंदर। और कोविड चला गया था लेकिन जो अभी थी, जो ट्रेनिंग बैच अभी ऑनलाइन ही थी, वो अब तक ऑफलाइन में शिफ्ट नहीं हुई थी। तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया उसको। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मतलब जैसे वो जो होते हैं वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह, जो एक्टिविटी होती है उसमें उसमें क्या होता है कि एक जो पेपर प्रेजेंटर होता है जो अच्छा पार्टिसिपेट करता है, उनको गिफ्ट प्राइज भी मिलता है आईसीआई की तरफ से 1100 रुपीज का, एंड सर्टिफिकेट भी मिलता है जो वहाँ के ब्रांच के चेयरमैन की तरफ से। मुझे वो भी मिला, एक प्राइज मिला 1100 रुपीज का। आप वो कैशबैक भी बोल सकते हो बाकी, क्योंकि इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता उसके अंदर। और 7000 रुपीज उसकी फीस होती है वैसे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में उसकी फीस 5000 रुपीज थी, तो आप उसको कैशबैक बोल सकते हो 1100 का। नहीं, सही है सही है, ये बढ़िया चीज़ है, कैशबैक भी है, लोग ले सकते हैं। और हाँ शिवम, थोड़े नंबर वगैरह बताइएगा कि आपके फाइनल में कितने मार्क्स आए, और उसके बाद अब आप प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, आगे इसको कैसे लेकर जाओगे सीए की जर्नी को बनने के बाद, पोस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरी एडवांस आईटी की ट्रेनिंग है वो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, बट फिर वो ऑफलाइन में शिफ्ट हो गया, तो मैंने ऑफलाइन जाके किया एडवांस आईटी वाली ट्रेनिंग। तो जितना भी टाइम मिलता है मुझे, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ जब भी खाली बैठा हूँ, मतलब एक भी सेकंड मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती होता है सीए फाइनल बच्चे के लिए।
इतना हम स्टडी में टाइम निकाले उतना एंड में आप देखोगे टाइम कम ही पड़ जाएगा हमारे पास। जैसे बच्चे, अब न्यू कोर्स आने वाला आईसीआई का, बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि न्यू कोर्स में चेंजेस काफी कम है, तो उनको जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए जैसे कि, और अपने ये सही यूटिलाइज करना चाहिए। देन मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। आगे एग्जाम जो मेरी स्टडी लिस्ट मिली, आगे 3 मंथ मेरे बचे थे बाकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद, उसमें जो मेरी, मैंने सिर्फ 2 बार मैंने रिवाइज किया सिलेबस को कंप्लीट को, क्योंकि 3 मंथ में ओनली 2 बार रिवाइज कर सकता है जैसे कि मैं। और बाकी हम एक बार में क्या करते हैं, स्टडी हम फर्स्ट बार करते हैं तब हमें उसकी खाली अंडरस्टैंडिंग मिलती है। फर्स्ट बार रिवाइज करके हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, ओनली हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सेकंड टाइम जो हमारा होता है वो हमारे पक्का ना स्टार्ट होता है हमारे माइंड के अंदर। हर टाइम अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रैंक आ सकती है। और आपको 3 टाइम पढ़ना इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। कई तो बोलते हैं 5 टाइम 6 टाइम रिवाइज कर लो, इतना सिलेबस 6 टाइम रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं रहता। 3 टाइम टाइम इनफ है। और 2 टाइम आप एटलीस्ट रिवाइज करो ही करो उसको, मतलब आपने अगर फर्स्ट टाइम में पास करना है। तो बोथ ग्रुप वाले को वैसे टाइम कम होता है, उनको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है सारे सिलेबस में टाइमिंग वगैरह को। तो आपकी पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने पहले से प्लान किया था, मतलब स्टार्टिंग से मेरी क्लासेज स्टार्ट भी नहीं हुई थी, पूरी जो मेरी जर्नी थी मैंने साथ में सेफ्टी टाइम भी रखा, अगर ऐसा इमरजेंसी हो तो ऐसा हो जाएगा तो टाइम काफी कम ही पड़ जाता है, तो आप सेफ्टी भी साथ में रखें। और पूरी जो आपके अगर टाइमिंग पड़े आप हर एक सेकंड का प्लान करके, ये मेरी क्लास इतने आवर्स की है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना तो आप उसको प्लान भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि क्लास इतने आवर्स की है, मैं इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा। और आप थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो जैसे। तो आपने कितने तो इस नंबर तरह स्कोर मेरी करे क्लास फाइनली? फाइनली फिर मैंने बहुत ग्रुप एग्जाम थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, कि मेरे एग्जाम्स काफी अच्छे गए थे। और एक सब्जेक्ट ही जो मेरा है एफआर में थोड़ा पेपर अच्छा नहीं गया था उसका, बाकी सारे पेपर मेरे अच्छे गए थे। तो एफआर मेरे तो मेरे टोटल मार्क्स मेरे 430 आए। तो बहुत ग्रुप मेरे कल क्लियर हो गए, एंड मैं सोच रहा कि मेरी रैंक भी आएगी। बट 3 सब्जेक्ट्स में मेरे काफी मार्क्स आईसीएन वैसे काट लिए। तो बाकी मैंने आरटीए के थ्रू मेरी कॉपीज मंगाई है मैंने, उसमें मैं देखूंगा कि किस वजह से मेरे मार्क्स कटे, वो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पे कि बच्चे को पता चलेगी मार्क्स आईसीएन काटे तो काटे क्यों, क्योंकि पहले अभी एग्जाम्स हुए थे मई 22 के अंदर, आईसीएन के बच्चों को वैसे ही नाम मार्क्स काट रखे थे, इसी वजह से सारे टीचर से वो मिल भी गए थे और आईसीएन के खिलाफ बोल भी रहे थे जैसे ही। उसको मैं एनालाइज करूंगा। तो मेरे मार्क्स आए, एफआर में मैंने स्कोर किया 49, जो पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था फिर भी उसमें 49 मेरे मार्क्स आ गए। मैं अज्यूम तो करा कि मेरे 45 से 60 मार्क्स उसमें आ जाएंगे जैसे कि, तो मेरे 49 मार्क्स उसमें आए। देन इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई स्कोर 46, इन ऑडिट आई स्कोर 70 मार्क्स, तो बच्चे सपने भी नहीं सोच सकते। तो उसमें पेपर मैं अटेम्प्ट करके आया था मैं, तो मैं 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करके आया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि 70 से 80 मार्क्स में आ जाएंगे। और इंटर में मेरे 60 मार्क्स थे, मैं तब आपसे पढ़ा तो मेरे काफी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो चुके थे पहले जो, क्योंकि जब हम इंटर में पढ़ते हैं ना तो बाकी जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट है हमारे इंटर में क्लियर हो जाते हैं। हमारे सब्जेक्ट हैं ऑडिट और ये अकाउंट्स वगैरह जैसे टैक्स वगैरह, तो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए नया रहता है पहली बार हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद तो हमें उसमें आगे अपग्रेड होना होता है, मतलब आगे स्टडी करनी होती है। देन पेपर नंबर 4 जो होता है लॉ का, उसमें मैंने स्कोर किया 51। देन इको लॉ में 67 स्कोर किया मैंने, एंड एस सी एम पी 43 और डी टी 44, एंड जीएसटी जो हमारा लास्ट पेपर होता है डीटी का, उसमें 60 मार्क्स मैंने स्कोर किया। तो मेरा टोटल बना 430। तो सर एंड एंड जो मेरा पेपर नंबर, जो मेरा डीटी पेपर था एंड जो मेरा पेपर था एस सी एम पी का, वो काफी अच्छे अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो बल्कि एस टी जो क्वेश्चन स्टडी मैट में वो अटेम्प्ट करके आया था, बट फिर भी आईसीआई है। एंड उनका भरोसा नहीं था कि हम पेपर इतना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम उतना अटेम्प्ट करके आए। बाकी जो एग्जामिनर है वो तो पता नहीं कितने मार्क्स काट सकता है। तो हम अज्यूम करके चलेंगे हमारे 60 आ रहे हैं तो जाके हमारे 45 40 मार्क्स आएंगे। अदरवाइज हम करके पेपर 60 का आए हैं फिर हम 40 अज्यूम कर रहे हैं, तो आई बच्चे को फेल ही कर देता है ऐसे बच्चे पर। नहीं, मैंने तो यहाँ पर अपना स्यापा शेयर करा ही हुआ है कि मैं तो आज तक मैंने कोई भी पेपर 80 नंबर से 85 नंबर से ऊपर का अटेम्प्ट ही नहीं करा सीए में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो फाइनल हो। एक्सेप्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो मैंने सीए फाइनल का 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था और उसमें मेरे आए थे 69 या 70 कह सकते हो। तो वो मैं बिंदास जाकर आया था, बच्चों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे उसमें, मतलब पेपर ही पूरा नहीं हो रहा था बिकॉज इट वॉज वेरी लेंदी। मई 2016, तो मई 16 का पेपर बहुत लेंदी था। बट स्टिल यार, अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है ना कि मैं कितना पढ़कर जा रहा हूँ और मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन क्लियर इट, यू कैन मेक इट। तो अब क्या करने का इरादा है शिवम? क्या करोगे अब आप? डायरेक्ट एंट्री वालों का मसीहा बन चुके हो आप। सो सर मेरा टीचिंग में मेरे फाइनल ईयर में था, जब मैं बीकॉम में था मैं पढ़ाता भी था बीकॉम वालों को, जब प्लस 2 में था हम्म। तब भी पढ़ाता था। तो मेरा टीचिंग भी इंटरेस्ट था, और मैं कुछ आता कुछ खुद का करूँ, मेरा जॉब में आगे इतना इंटरेस्ट नहीं था जैसे कि। और फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि मेरा स्टॉक मार्केट की काफी मुझे नॉलेज है प्रैक्टिकली,
तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाऊँ, दैट वो बच्चे खाली थ्योरेटिकली ना पढ़े, जैसे हम पढ़ते हैं स्टडी फिल्म में, खाली बच्चे रटे ना उसको, प्रैक्टिकली सीखे हर चीज को, क्योंकि आज जो एग्जाम आ रहे हैं ना आईसीआई के, वो प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है उनके अंदर, खाली डट कर पास करना काफी डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए। तो ऑडिटिंग की जैसे हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज होती तो हम एग्जाम को अच्छा कर पाएंगे। जैसे ऑडिट हम हमारे जो आर्टिकल उसमें सीखते हैं, ऑडिट सीखते हैं, टैक्स सीखते हैं, बट फाइनेंस की नॉलेज हमें इतनी नहीं मिलती हमारे को हमारी आर्टिकल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल साथ में पढ़ाऊँ, प्रैक्टिकल सिखाऊं भी सही, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, क्लास में से हम हर एक कॉन्सेप्ट को करें और हर एक चीज को प्रैक्टिकली सीखे भी सही। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाऊंगा, और बाद में आने वाले टाइम में साथ साथ मैं बच्चों को जो हमारा सब्जेक्ट है इंडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी का, मुझे उसका भी काफी प्रैक्टिकली नॉलेज है, तो वो भी मैं बच्चों को टीच करूंगा। और मैंने स्टार्ट करा है सीए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मई 23 एग्जाम्स के लिए एंड नवंबर 23 एग्जाम्स ऑनवर्ड के लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब जैसे कि। तो मेरी क्लासेस मैंने लॉन्च कर दी है सर, और जो मेरे डेमोज वगैरह हैं, मेरे चैनल है यूट्यूब पर शिवम नागपाल के नाम से, सीए शिवम नागपाल के नाम से, वहाँ पे मैंने डेमोज भी अपलोड करे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को अगर अच्छे लगे डेमोज तो वो उस लेक्चर को बाय कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल वो सीखते हैं तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं, और आगे जो अपनी उनकी जो चाहते हैं इसमें आगे करियर बनना फाइनेंस के अंदर, वो भी उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आगे। नहीं, एंड जो मेरे बहुत बहुत लेक्चर हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा डिसीजन है पढ़ाने का। अगर आप एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो अपने पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं, तो एक तो सोशल वर्क हो जाता है जो आप फ्री काम कर रहे हैं यूट्यूब पर डालकर। दूसरा, अगर आप अफोर्डेबल पढ़ा रहे हैं तो एक और ही हेल्प हो जाती है स्टूडेंट की, बिकॉज उसमें आप डाउट्स भी लेंगे स्टूडेंट के, वन ऑन वन इंटरेक्शन भी करेंगे, आपका समय भी जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ चार्जेस भी आपको लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात फाइनेंस की है, अगर आप सब्जेक्ट के अलावा प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग सीखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रियलिटी में स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो उसका मुझे भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बैंकिंग में और कॉर्पोरेट बैंकिंग में ही काम किया है। और वो मैंने भी लोगों को जो है, स्टूडेंट्स को जो है, मैंने सबको सिखाया है अपनी एप्लीकेशन में, वहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं। तो शिवम, फाइनल वर्ड्स आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आपका जो चैनल का लिंक है वो हम इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आप तक पहुँच पाएँ। और फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। हाँ ऐसे बच्चे जो क्लासेस को बाय नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने क्या किया कि जो रिवीजन लेक्चर होते हैं, फास्ट रिवीजन लेक्चर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ साथ साथ क्लासेस के, तो वो वहां से कवर कर सकते हैं अगर क्लासेस को बाय नहीं कर सकते। और जो मेरी क्लासेस है वो भी सारी अफोर्डेबल रहेगी, क्योंकि मेरे खुद ने मैंने इस चीज को फेस किया है कि ये एक टाइम क्या होता है कि एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सीरियस कोर्स में ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसे बच्चों के लिए वो कोर्स को बाय कर सके, और जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कवर कर सके। तो मैं जो मेरा सारा कंटेंट है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करूंगा, जैसे कि जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे क्वेश्चन बैंक है, वो सारे फ्री रहेंगे। ओनली जो क्लासेस जो रहेगी मेरी, वही जो अफोर्डेबल प्राइस पे रहेगी वो भी। और जो फास्टैग लेक्चर रहेंगे, जो ऐसे बच्चे वो भी बाय नहीं कर सकते, जो मेरे मेन लेक्चर है, तो फास्टैग लेक्चर रहेंगे जो यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे तो उससे कवर कर सकते हैं। और जो रही बात गाइडेंस की, तो मैं साथ साथ मेरा चैनल है यूट्यूब पर सी शिवनागपल के नाम से, तो हर एक सब्जेक्ट की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने क्या फॉलो करी, और इंटर में सी फाइनल के अंदर सारी मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, वो भी चाहे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, लिंक डाल देंगे जैसे कि, तो मुझसे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपसे जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व कर दूंगा। एंड बाकी जो मैं गाइडेंस की वीडियो है वो भी मैं यूट्यूब पे आगे डालने वाला हूँ जैसे कि। और आगे तो मेरा यही रहेगा कि मैं स्टडी टीच करूंगा जैसे कि, और साथ में मेरा प्रैक्टिस का भी प्लान है आगे। इसे मैं दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहता कि अभी फिलहाल मैं टीचिंग में फोकस कर रहा हूँ, देन 2 3 मंथ्स के बाद मेरा प्रैक्टिस जाने का प्लान है जीएसटी के अंदर जैसे। थैंक यू शिवम, थैंक यू। मेरा माइक थोड़ा अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया था। तो आई वाज सेइंग कि आपने जो काम किया है वो अपने आप में आपने एक इतिहास बनाने वाला काम किया है। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट, दूसरा डायरेक्ट एंट्री, और ये दोनों चीज़ें मैंने आज तक किसी को नहीं देखा करते हुए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने करी हो, बट वैसे पब्लिक में आकर या यूट्यूब चैनल बनाकर कोई गाइडेंस दे रहा है, उसमें यू आर द फर्स्ट वन, डायरेक्ट एंट्री प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट, हु इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर नाउ। तो ये बहुत अच्छा आपने काम किया। और मेरे पास भी जितने सारे ट्रैफिक आ रहा था डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट का, सर गाइड करो गाइड करो, अब मैं उन्हें बोलूँगा देखिए शिवम सर आ गए हैं, यहाँ पर जाइए, ये डायरेक्ट एंट्री से पास कर कर बने हैं। तो मेरा काम भी जो है बहुत आसान हो गया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विश यू डोंट माइंड इफ यू पब्लिश इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।